Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start the topic, and the topic is evaporation chemistry. This is chemistry for first year. chemistry फर्स्ट ईयर, ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। और टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इजी सा एक टॉपिक है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इवेपोरेशन, ठीक है, या एवेपोरेशन, जिसको अम्ल तबखीर कहते हैं, ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और भी देख लें, जो एवेपोरेशन बेसिकली इसकी दो तीन चीज़ें आपने बनानी। देखो, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ इसके बारे में बेटा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। और थर्ड वन इसके जो है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, लॉजिकल क्वेश्चन वो आते हैं पेपर में, जैसे एवेपोरेशन काजेस कूलिंग वाई, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या जो स्वेट वगैरह होता है, ये एवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये चार किस्म के एवेपोरेशन से क्वेश्चन आता है। या कभी कभी आता है एवेपोरेशन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये लॉजिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं। और तीसरी फोर्थ चीज़ जो है ना, वो है इसके फैक्टर्स, किन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। तो ये चार चीज़ें हमने भी पढ़नी है, ठीक है। अगर हम ये पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। तो इसकी ये डेफिनेशन एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन को डिस्कस करना और फैक्टर्स को थोड़ा सा करेंगे, तो ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा इवेपोरेशन को अगर हम सिंपल इवेपोरेशन को कहें तो एवेपोरेशन की ये डेफिनेशन हमने बहुत आसान सी याद रखनी है ताकि हमें भूले ना, ठीक है। तो एवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एवेपोरेशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है बेटा। एवेपोरेशन इज नथिंग बट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड एंटर इनटू अ गैसियस स्टेट। तो इट हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, इन विच जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल, मैं रेड से लिख लेता हूँ, लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल escape from the surface, escape from the surface, from the surface, वो सरफेस से भाग जाते हैं, escape हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंटर इनटू अ गैसियस स्टेट, एंड इंटर, और इंटर हो जाते हैं द गैस फेज या गैसियस स्टेट। गैस के स्टेट में, गैसियस फेज कह दो या स्टेट कह, तो बात एक ही है, चलो फेज कह सकते हैं कि यानी लिक्विड से गैस फेज में ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन, कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस ऑफ लिक्विड से एस्केप होके लिक्विड फेज से गैस फेज में इंटर हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में इजी है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमने ये चीज़ देखनी है, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखना है कि मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस हैव काइनेटिक एनर्जी। याद रखना कि जो मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर लिक्विड के जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ लिक्विड के होते हैं, ठीक है, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। उनकी जो मोशन है वो बाकी इनर मॉलिक्यूल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी होते हैं ना, ये एस्केप कर जाते हैं, एस्केप हो जाता है, ये आराम से निकल जाते हैं, एस्केप फ्रॉम द सरफेस, एस्केप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर हमने
पहले डेफिनेशन में बता दिया, एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इससे एस्केप से एक और नुकसान ये होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो एवरेज जो होते हैं, अब जाहिर बात है सरफेस से मॉलिक्यूल जो होती है एवरेज, अगर एस्केप करते जाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसकी, जो कि लिक्विड की होगी ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर गेट डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाता है तो मतलब क्या होगा, कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि अब इवेपोरेशन क्या है, इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दैट इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है ये क्या है बेटा आपके पास, कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग, कूलिंग प्रोसेस का मतलब क्या, इससे ठंडक आती है, ठीक है। प्रोसेस इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक ठीक है बेटा। ये तो आगे हमने इसको बयान कर दिया, ठीक है, ये तो इजी है। एक और चीज, अब हमने कुछ नोट लिखना है, हम नोट लिख लेते हैं बेटा। नोट, नोट का मतलब क्या होता है, अहम पॉइंट नंबर 1 कि एवेपोरेशन कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर। लॉजिकल क्वेश्चन है कि एवेपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं होता। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन कंटिन्यूज, ये हमेशा बेटा कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर पे, चाहे वो +1 है, +2 है, 10 है, 50 है, 60 है, 90 है, 100 है, किसी भी प्रोसेस पे होगा तो पहली बात है कि वो क्या होगा बेटा, ऑल टेम्परेचर पे होगा। इस तरह इंसान के अंदर जो होता है स्वेट एवेपोरेशन, एवेपोरेशन होते है, पसीने वाला जो होता है स्वेट एवेपोरेशन, ठीक है बेटा। इंसान के अंदर जो पसीना आता है, ठीक है, स्वेट एवेपोरेशन, ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल कूलिंग सिस्टम। ये हमारे पास कुदरती तौर पर एक ठंडक का सिस्टम है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। जब आपको पसीना आता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि नेचुरल कूलिंग इन ह्यूमन बॉडी, याद रखना। कुछ जानवरों को पसीना जिस्म पर नहीं आते, जैसे डॉग वगैरह हो गए, कुत्ते हो गए, उनको ज़बान पे पसीना आता है। कभी नहीं देखा कि कुत्ते ने माथे से पसीना चिप ऐसा कि ओह बहुत गर्मी, नहीं, उनके ज़बान पे आता है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इंसान के लिए जो है ना कूलिंग सिस्टम जो होता है ना, ये क्या है, ये उसके बॉडी के लिए एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, जब पसीना वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। बहुत इजी सा है। इतना आगे चलते हैं इसके फैक्टर्स पे। बट इसके जो फैक्टर्स है वो हमने डिस्कस करने हैं। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्टर्स हैं, जिनमें से नंबर 1 जो हमने पढ़ना है वो सरफेस एरिया है, ठीक है। यानी 3 फैक्टर्स है। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, कितने फैक्टर्स है पहले तो ये पता होना चाहिए। हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स है बेटा, 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ एवेपोरेशन। 3 में पहला वाला कौन सा है, पहले वाले को हम डिस्कस करेंगे, वो होगा सरफेस एरिया, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया। दूसरा जो है ना हमने डिस्कस करना है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और थर्ड वाला जो होता है वो जाहिर सी बात है किसी भी इसके लिए टेम्परेचर की बात की जाती है। तो ये 3 फैक्टर है और इसी को हमने डिस्कस करना है। इसका मतलब कि सरफेस एरिया जो है, हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये तो अभी हम पढ़ेंगे, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सरफेस एरिया बेटा ज्यादा होगा एवेपोरेशन ज्यादा होगी, जबकि टेम्परेचर का भी यही है, ठीक है। टेम्परेचर क्या कहता है कि सर्फ टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एवेपोरेशन भी इतनी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़ है,
नंबर 1 कौन कौन सी बेटा मैं बता देता हूँ, यानी सरफेस एरिया और टेम्परेचर, ये दोनों बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि ये जो है ना, ये दोनों, थर्ड वन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं लिखता हूँ, देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है IMF जो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1 इवेपोरेशन के है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो एवेपोरेशन नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो एवेपोरेशन स्ट्रांग होगी या जल्दी होगी, ठीक है। चले नंबर 1 पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सरफेस एरिया। नंबर 1 कौन सा है, सरफेस एरिया। अब बेटा सरफेस एरिया को देख लेते हैं। इसके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। क्या नंबर 1 ट्रिक जो मैंने बता दी वो क्या थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट करो आपके पास एक ए है और एक बी है, तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम एक और पॉइंट कह सकते हैं कि ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, के सरफेस एरिया आपके पास अगर ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, तो क्या होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो ज्यादा तौर पे या हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन, हायर हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी ज्यादा के ज्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे। एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। रीजन क्या है, ओ चलो रीजन भी बता देते हैं बेटा, ये लो ये लो, रीजन की बात कर लेते हैं बेटा। रीजन की बात कर लेते हैं, ताकि ये ना पूछे कोई कि सर ये हुआ तो क्यों, रट्टा तो नहीं लगा सकते ना। तो रीजन ये है ना बेटा कि लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर मॉलिक्यूल टू एस्केप। लार्ज सरफेस एरिया जो होता है ना, लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, अलाउज मोर मॉलिक्यूल टू एस्केप, मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप, मॉलिक्यूल टू एस्केप, ज्यादा मॉलिक्यूल को कहता है कि भाग जाओ, ठीक है। इसलिए जो हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे, इसलिए हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एक्सपेंडेड क्लॉथ होते हैं ना, एक्सपेंडेड क्लॉथ कौन से क्लॉथ होते हैं, जो हमने फैलाए होते हैं, जो एक्सपेंडेड क्लॉथ होते हैं, ये हमने कपड़े सूखने के लिए फैलाए होते हैं ना, ड्राई मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ठीक है, किसके बनिस्बत, ठीक है, जो अनएक्सपेंडेड क्लॉथ होते हैं, देन अनएक्सपेंडेड क्लॉथ, अनएक्सपेंडेड क्लॉथ, सॉरी सॉरी थोड़ी अंग्रेजी मेरी खराब हो गई है, अनएक्सपेंडेड क्लॉथ। अगर आपने कपड़े नचोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मसलन ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, एक मिसाल दे रहा हूँ, देखो ये आपके पास एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, एक पोल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये टेढ़ा क्यों हो गया, ठीक है, ये भी टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब इस पोल के ऊपर ये देखो, ये पोल को हम ऐसे बना लेते हैं, पोल है, और यहाँ पे आपने बिजली की तार रखी, बिजली की तार तो नहीं होती बेटा, इसको कौन सी तार कहते हैं, कपड़े फैलाने वाली। अब यहाँ पे आपने कमीज या शलवार वगैरह ऐसे, अब मैं फर्ज करो ये जीन्स है या जो भी आपने फैलाई हुई है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये पॉकेट नजर आ रहा है आपको, ये पॉकेट, ये फैलाया हुआ है, ये जल्दी खुश्क होगा अगर आपने इसको कैसे किया हुआ है, ऐसे तंग किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, या इसके ऊपर और 3-4 कपड़े ऐसे डाले हुए हैं, ठीक है बेटा, ऐसे तंग।
तो ये ज़रा ओपन है, यानी जितना बड़ा होगा एरिया इसका, ठीक है, जितना एरिया बड़ा होगा ये जल्दी होगा। तो ये अनएक्सपेंडेड है, अनएक्सपेंडेड है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। तो ज़्यादा सी बात है, जो ज़्यादा एक्सपेंड होगा वो ज़्यादा वेपोरेट होगा, ठीक है। ये तो पहली बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बेटा, जिसको आप लोग IMF भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं कहना इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहता है, ठीक है। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो ये है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम कह सकते हैं कि IMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम कैसे इसको समझेंगे बेटा? देखो बेटा, कि हम ये कह सकते हैं कि IMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। इसको मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं, ये ले, ताकि मैथ में भी आपको याद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर IMF स्ट्रांग होगी, इसका मतलब क्या, ग्रेटर द EMF, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कामा, तो लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए तो नहीं होगी क्योंकि IMF स्ट्रांग है। तो हम लिख सकते हैं क्या, रीजन। रीजन क्यों है? जैसे हमने उसकी रीजन पढ़ी, हमने इसकी भी रीजन पढ़नी है बेटा। रीजन क्या है? रीजन बहुत अहम, कि अगर हम, या एक और भी हम कह सकते हैं कि वाटर हैज़ लेस रेट ऑफ एवेपोरेशन। जैसे अगर हम कह सकते हैं ना कि H2O है ना, H2O के है ना, लेस रेट ऑफ एवेपोरेशन, लेस रेट ऑफ एवेपोरेशन। वाटर का रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता है, किससे? देन पेट्रोल। पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है जबकि पानी नहीं उड़ता। इसका मतलब क्या है कि दोनों में है। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये होती है कि वाटर भी इसकी रीज़न क्या है कि वाटर हैज़, अगर हम ये कहेंगे वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर स्ट्रांग होती है, ठीक है। और जो पेट्रोल होता है, और पेट्रोल के होता है उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है, जो कि वीक फोर्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर अब लंदन डिस्पर्शन जो है ना, ये एक वीक फोर्स है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे पाकिस्तान की जेल में से बंदा भाग जाता है, लेकिन अमेरिका की जेल में से नहीं बंदा भाग सकता, क्योंकि उनकी जेल जो है ना वो मजबूत होती है। तो जिसकी ग्रिप जितनी मजबूत होगी, ठीक है। अब आप प्रिजन ब्रेक ना कह देना कि सर प्रिजन ब्रेक में वो जो क्या कहते हैं रैम्बो है वो भाग गया था, नहीं ऐसा नहीं, प्रिजन ब्रेक में तो रैम्बो नहीं था, सॉरी पता नहीं कौन था। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका की जेल में से लोग भाग जाते हैं, और पाकिस्तान की जेल में तो पता चल जाता है कि भाई कैदी भाग गया, क्योंकि हमारी जो जेल्स होती है उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, जबकि बाहर की ममालिक की फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तरह स्ट्रांग होती है, मजबूती से पकड़ के रखती है, ठीक है। ये भी है। एक और भी कह सकते हैं वोलेटाइल भी है। पेट्रोल जो होता है ना, ये वोलेटाइल होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ है जिनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स, उसको वोलेटाइल कहते हैं। अब वोलेटाइल क्या होती है कि ऐसा लिक्विड, हम कह सकते हैं लिक्विड ऐसा लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा लिक्विड विच कैन रैपिडली चेंज, विच कैन रैपिडली, जो कि बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, रैपिडली चेंज हो जाता है, रैपिडली चेंज इनटू वेपर। वेपर में क्या हो जाते हैं वो बेटा? चेंज हो जाए इनटू वेपर्स, इज कॉल्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है
कि रैपिडली चेंज हो जाता है पेट्रोल वगैरह की, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल, पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल, पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है, उड़ जाता है, देन वाटर, देन H2O। तो हम इसको कर देंगे पेट्रोल जो है ना वो ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है बेटा, पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल है, ठीक है, बोले पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। आखिरी जो है ना वो कौन सा है बेटा, आखिरी वाला जो अभी हम पढ़ने वाले लास्ट, दैट इज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है बेटा वो आपको पता है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, तो द रेट एवेपोरेशन विल इंक्रीज। तो इंक्रीज टेम्परेचर से इंक्रीज एवेपोरेशन होगी, इंक्रीज एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन इंक्रीज कब होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। या आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न होती है, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न अभी मैंने पहले भी बताई थी, रीज़न क्या होती है बेटा, रीज़न बहुत ईजी है कि जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, इजीली एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड से वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। या आप सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे एक और भी कह सकते हैं कि जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ना, क्लॉथ्स, ठीक है, ठीक है, चाहे क्लॉथ हो या क्लॉथ हो, दोनों में फ़र्क क्या है, एक अनसिले कपड़े होते हैं और एक सिले हुए कपड़े होते हैं। क्लॉथ या क्लॉथ्स ये कहते हैं ड्राई मोर रैपिडली इन समर, गर्मियों में तो आप कपड़े पहलाएं सूख जाते हैं, इन समर, इन समर, ठीक है, ऐसे, और सर्दियों में नहीं होते, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। ये टॉपिक आप दोबारा भी मेरे चैनल केमिस्ट्री विद डीएनए पर देख सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा इसी को, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँचे, क्या क्या किया हमने, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। आज का टॉपिक एवेपोरेशन था, जिसकी हमने 4 चीज़ें, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल क्वेश्चन और फैक्टर्स पढ़ने थे। एवेपोरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड इंटर द गैसियस फेज। एक्सप्लेनेशन में ये होगा कि सरफेस ऑफ लिक्विड में मॉलिक्यूल जो होती है उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एस्केप फ्रॉम द सरफेस हो जाते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलिंग प्रोसेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन काजेज कूलिंग या इट्स अ कूलिंग प्रोसेस। याद रखना एवेपोरेशन के बारे में 2 चीज़ याद रखना, एवेपोरेशन का कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होता है। स्वेट एवेपोरेशन इट इज़ नेचुरल कूलिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन बॉडी। इसके फैक्टर्स 3 है, सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टेम्परेचर। सरफेस एरिया जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन के, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इंक्रीज होगा तो ग्रेटर द सरफेस एरिया हाई विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन।
रीज़न क्या होती है कि लार्ज स्पेस एरिया जो सरफेस एरिया होता है अलाउज मोर मॉलिक्यूल टू एस्केप। ये जैसे मैंने कहा था कि बिजली की तार है, उस पर अपने कपड़े फैलाए हुए हैं और यहाँ पे सुखेड़े हुए हैं, तो जो एक्सपेंडेड होते हैं वो जल्दी एवेपोरेट यानी सूख जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन लो होगा। ठीक है, इसकी रीज़न क्या होती है कि इसके अंदर क्या होती है, जो मॉलिक्यूल जो स्ट्रांगली होल्ड होता है, जैसे पेट्रोल में पानी, और पेट्रोल में पानी बाद में उड़ता है, जबकि पेट्रोल जो होता है नहीं उड़ता, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जो कि पेट्रोल के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। वोलेटाइल क्या होते हैं, इसको उर्दू में तैरान पजीर कहते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जो कि विच कैन रैपिडली चेंज इनटू वेपर्स में वो चेंज हो जाते हैं, उसको वोलेटाइल कहते हैं। जैसे टेम्परेचर है, फिर ये आखिरी है जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवेपोरेशन के हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो इंक्रीज एवेपोरेशन होगी। रीजन क्या होती है कि देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी होगी तो इजीली एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भागते जाएंगे। जैसे क्लॉथ और क्लॉथ, एक सिला हुआ कपड़ा, एक अनसिला हुआ कपड़ा होता है। ये अनसिला कपड़ा है और ये अनसिला है, और ये सिला कपड़ा है। ठीक है, तो ड्राई मोर रैपिडली इन समर। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ ले बेटा। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो क्वेश्चन? थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।